हजारों साल पुराना एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला जो घरेलू नुस्खों के तौर पर इस्तेमाल होता चला आ रहा है। चाहे पेट साफ करने के लिए हो, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, फैट लॉस के लिए, यहाँ तक कुछ लोग अब पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ त्रिफला की। लेकिन क्या त्रिफला के सिर्फ फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं? और आखिर त्रिफला का सेवन कितने समय के लिए सेफ्टी से किया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की जानकारी लेंगे कि त्रिफला के आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक्चुअल गुण कौन से हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन लोगों को सेवन करना चाहिए और किन लोगों को इसे बिल्कुल ही अवॉइड करने की ज़रूरत है। त्रिफला के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, किस प्रॉब्लम में किस तरीके से सेवन करना है और कितने दिनों के लिए सेवन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो हम बात कर रहे हैं त्रिफला की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रिफला यानी ये 3 फलों का कॉम्बिनेशन है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। सबसे पहले हम बात करेंगे हरड़ की, जिसे कि हरितकी के नाम से भी जाना जाता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भोजन में 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें से 5 रस हरितकी के अंदर मिलते हैं: मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। सिर्फ एक जो लवण रस यानी कि नमकीन खारा रस है वो इसके अंदर नहीं होता। बाकी जो 5 टेस्ट हैं वो हरितकी के अंदर होते हैं। इसका विपाक मधुर होता है, इसमें रुक्षता यानी कि ड्राइनेस होती है, इसका वीर्य उष्ण होता है यानी ये हॉट पोटेंसी की ड्रग है। हरितकी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करती है। ये हमारी अग्नि को दीपन करती है यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, हमारी भोजन पचाने की क्षमता को बढ़ाती है। हरितकी हमारी आयु को लंबा बनाती है यानी कि एंटी एजिंग का काम करती है। ये साथ ही शरीर में हर प्रकार की बीमारी का शमन करती है। हरितकी हमारी बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है। अब हमें ये तो पता ही है कि जो हरड़ है वो पेट साफ करने का काम करता है। इनफैक्ट हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों में से पेट साफ करने की जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा हरड़ यानी कि हरितकी के अंदर ही होती है। इसके अलावा पेट की बाकी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेट का फूलना, पेट के अंदर पानी भर जाना यानी कि असाइटिस की प्रॉब्लम होना, पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि पेट के ट्यूमर के केस के अंदर भी ये फायदेमंद है। हरितकी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करने का काम करती है। हमारी आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए अच्छी होती है। अगर शरीर में खून की कमी है या फिर पीलिया की शिकायत है, दोनों ही कंडीशन में ये फायदेमंद है। हरितकी हर प्रकार की स्किन की परेशानी में फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी को इर्रेगुलर फीवर है या फिर बहुत पुराना बुखार है जो कि नहीं ठीक हो रहा, उस कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद है। किसी चीज़ से मद यानी कि नशा हो गया है, इंटॉक्सिफिकेशन है, उस केस में भी ये फ़ायदेमंद है। वॉमिटिंग की शिकायत है या फिर अस्थमा की शिकायत है, उस कंडीशन में भी हरितकी फ़ायदेमंद है। हरितकी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, इसीलिए जिनको भी बांझपन की शिकायत है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। किसी के मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा आ रहा है, बहुत लार प्रोड्यूस हो रही है, गला खराब है या फिर आवाज़ भारी आ रही है, उस कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, हार्ट की बीमारियों में भी ये फ़ायदेमंद है। पाइल्स की शिकायत में भी ये फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ जो हमारे चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, उन केसेस में भी ये फ़ायदेमंद है। हरितकी लीवर, स्प्लीन, किडनी, इन सभी के लिए भी फ़ायदेमंद है। पथरी की शिकायत होने पर भी ये फ़ायदेमंद है। अगर किसी को पेशाब में कोई परेशानी हो रही है, पेशाब करते हुए दर्द आ रहा है, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी ये फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में भी हरितकी फ़ायदेमंद होती है। तो जहाँ इतने सारे फ़ायदे हैं हरितकी के, क्या इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है? क्या आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि किन किन परिस्थितियों में इसे नहीं देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ही लिखा हुआ है। तो अब हम बताएंगे किन लोगों को हरितकी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो लोग जिन्हें कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें कि खाया हुआ कुछ भी नहीं पचता, ऐसी समस्या से परेशान है, उन्हें हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत ही दुबले पतले हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, शरीर का बल बहुत कम है, उन्हें भी हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना। जिन्होंने शराब जैसी चीज़ों का सेवन किया हुआ है या फिर किसी भी विषैले पदार्थ का सेवन किया हुआ है, उन्हें भी हरितकी का सेवन नहीं करना। जो लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं या फिर जिन लोगों ने उपवास रखा हुआ है,
उन लोगों को भी हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो धूप में लंबे समय के लिए रहते हैं या फिर पैदल काफ़ी यात्रा करते हैं, उन लोगों को भी हरितकी का सेवन नहीं करना। कोई भी हार्ट स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको हरितकी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर पित्त बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने हाल फिलहाल में रक्त मोक्षण करवाया है, यानी किसी भी प्रकार से बॉडी से ब्लड रिमूव करवाया है, चाहे वो सिरावेद से हो यानी कि वेन से निकाला गया ब्लड हो या फिर जोक के द्वारा निकाला गया ब्लड हो, उन्हें भी हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हरितकी के अंदर रुक्षता होती है यानी ड्राइनेस होती है, इसीलिए जिन लोगों की बॉडी में ऑलरेडी ड्राइनेस है, उनको भी हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पुराना बुखार है या फिर इर्रेगुलर फीवर है, उसके अंदर हरितकी फायदेमंद है, लेकिन जो नया बुखार है उसके अंदर हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए हरितकी के गुण। अब हम बात करते हैं आमलकी यानी आंवला के। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो गुण हरितकी के हैं, सेम गुण आमलकी यानी आंवले के हैं। सिर्फ कुछ गुण ऐसे हैं जो कि अलग हैं या फिर विशेष हैं। जैसे कि जो हरितकी है उसका स्वभाव गर्म है, जबकि जो आमलकी है उसका वीर्य शीत है, यानी कि ये कोल्ड पोटेंसी की है। अब अपने इसी शीत स्वभाव के कारण ये पित्त को बैलेंस करने में खासकर फायदेमंद है। साथ ही रक्त पित्त यानी कि जितनी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, जैसे कि नाक कान मुंह से खून आना या फिर पीरियड के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग होना, इन तरह की समस्याओं में भी ये खासकर फायदेमंद है। हरितकी के समान ही आमलकी भी वात पित्त कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करती है। डायबिटीज की समस्या में भी ये फायदेमंद है। इसे वीर्य के लिए अत्यंत हितकर बताया गया है, यानी कि ये सीमन की क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में फायदेमंद है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी है। इसे रसायन गुणों वाला बताया गया है, यानी ये एंटी एजिंग का काम करती है। इसके अलावा आप सभी को ये तो पता ही है कि विटामिन सी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम त्रिफला के तीसरे फल यानी कि बहेड़ा की, जिसे हम विभीतकी के नाम से भी जानते हैं। तो जो बहेड़ा है उसका रस कषाय यानी कि कसैला होता है, विपाक मधुर होता है, इसके अंदर भी रुक्षता होती है, इसका भी वीर्य उष्ण होता है यानी कि हॉट पोटेंसी होती है, और ये हमारे शरीर में कफ और पित्त को बैलेंस करने का काम करता है। ये शीतल स्पर्श वाला यानी कि छूने में ठंडा होता है। ये भी हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, पेट में कीड़ों की समस्या है उसमें अच्छा होता है, अगर किसी की आवाज़ साफ नहीं है उस कंडीशन में भी फायदेमंद होता है। मल का भेदन करने वाला होता है, इसी कारण पेट साफ करने में हेल्पफुल होता है। अगर किसी को खांसी की समस्या है उसमें भी ये फायदेमंद होता है। तो हमने त्रिफला के तीनों फलों के गुणों की अलग अलग चर्चा कर ली, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं तो इसमें कौन से विशेष गुण आ जाते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जैसा कि अब तक हमने जाना, त्रिफला के अंदर जो 3 फल हैं उसके अंदर से 2 फल गर्म तासीर के होते हैं, हरड़ और बहेड़ा, और जो आंवला है उसकी तासीर ठंडी होती है। इसीलिए त्रिफला का जो कुल मिलाकर नेचर है वो थोड़ा गर्म साइड होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि हरितकी का जो नेचर है वो ड्राई है, उसके अंदर ड्राइनेस होती है, और हमने ये भी पढ़ा कि हरितकी का जो गुण है वो ही आमलकी का गुण है, यानी आंवला जो है उसमें भी ड्राइनेस है, विभीतकी जो है उसके अंदर भी ड्राइनेस है, इसीलिए जो त्रिफला है उसके अंदर भी रुक्षता यानी ड्राइनेस होती है। त्रिफला हमारे शरीर में कफ और पित्त को बैलेंस करने का काम करता है। ये डायबिटीज की कंडीशन में काफ़ी अच्छा है, स्किन की जो परेशानियां हैं उनमें अच्छा है, हमारी अग्नि को दीपन करता है यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, भोजन में रुचि को बढ़ाता है, यानी जिन लोगों को खाना खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। ये हमारी आंखों के लिए अच्छा है, और विषम ज्वर यानी इर्रेगुलर फीवर, यानी कभी बुखार आता है कभी ठीक हो जाता है, इसका कारण भी पता नहीं चलता, इस तरह की कंडीशन में भी ये फायदेमंद है। और ऑफ कोर्स पेट साफ करने का काम तो ये करता ही है। तो अब हम बात करेंगे कि त्रिफला का फॉर्मूला कैसे बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। तो ज़्यादातर जो त्रिफला है वो 1:1 के रेशियो में बनता है, यानी कि हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों ही बराबर मात्रा में लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे 1:3 के रेशियो में या फिर 1:4 के रेशियो में भी बनाते हैं। तो फिर आखिर आपके लिए कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है? तो जैसा कि हमने अभी बात की कि त्रिफला के अंदर 2 फल हरड़ बहेड़ा गर्म है, और सिर्फ आंवला ही ऐसा है जिसकी तासीर ठंडी है, इसीलिए जिनकी बॉडी में भी पित्त बढ़ा हुआ है उनके लिए 1:3 या फिर 1:4 के रेशियो वाला जो त्रिफला है वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर किसी को पेट साफ करने के लिए,
पेट में जो डिस्कम्फर्ट है, पेट फूला हुआ है उसके लिए, या फिर फैट बर्न करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल करना है तो उनके लिए 1:1 के रेशियो वाला बेहतर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं त्रिफला के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जो हमने हरितकी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात की है कि इन लोगों को हरितकी नहीं लेना चाहिए, उन लोगों को त्रिफला का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब त्रिफला के खास करके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो जैसे कि जो त्रिफला है खासकर जो 1:1 के रेशियो वाला है, जो इसके अंदर गर्म तासीर होती है, इसके कारण बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है बॉडी में। कुछ लोगों का जो स्टमक होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो हो सकता है कि त्रिफला लेने से उन्हें पेट में जलन जैसी समस्या होने लगे या किसी और तरीके की परेशानी होने लगे, तो ऐसे लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को भी नींद कम आती है उन्हें भी त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कुछ लोगों में कि त्रिफला का सेवन करने से उन्हें नींद कम आने लगती है। चलिए अब बात करते हैं त्रिफला के सेवन की कौन सी विधि है। तो जो त्रिफला है वो कई फॉर्म में आता है, जैसे चूर्ण के फॉर्म में उसका सेवन किया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में, या फिर काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। जो चूर्ण का फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है वो अगर त्रिफला का सेवन करते हैं तो घी के साथ सेवन करना सही रहता है। जो लोग फैट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए त्रिफला ले रहे हैं, वो अगर शहद के साथ लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन जो शहद है वो प्योर होना जरूरी है। जो लोग पेट साफ करने के लिए त्रिफला का सेवन करते हैं वो गर्म पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि त्रिफला का जो सेवन है वो कितने समय तक करना सेफ रहेगा। तो अगर आप पेट साफ करने के लिए त्रिफला ले रहे हैं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना। अगर आप बॉडी डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला का सेवन कर रहे हैं तो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक ही आप इसका सेवन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना। अगर आप फैट लॉस के लिए त्रिफला का सेवन कर रहे हैं तो आप 3 महीने तक इसका सेवन करें, मैक्सिमम आप 6 महीने तक सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेवन नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको त्रिफला का सेवन कितने समय के लिए करना चाहिए तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप मैक्सिमम 3 महीने तक ही इसका सेवन करें, आगे आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि त्रिफला का रसायन के लिए यानी एंटी एजिंग के लिए अगर सेवन किया जाए तो कैसे और कब तक करना चाहिए। तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अगर हम त्रिफला के अंदर घी और शहद मिलाकर इस तरीके से उसका 1 साल तक सेवन करते हैं तो वो मनुष्य 100 साल की उम्र तक जीवित रहता है और उसे कोई बीमारी नहीं लगती। दूसरा मेथड है कि त्रिफला का एक पेस्ट बना लें और उसे लोहे की कढ़ाई पर फैला दें, लगा दें, 24 घंटे उसे छोड़ दें। 24 घंटे बाद जब वो सूख जाए अच्छे से तो उसे खुरच कर उतार लें। उसका भी जब हम 1 साल तक लगातार सेवन करते हैं तो वो भी हमारी आयु को बढ़ाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन जो रसायन का सेवन है वो शोधन प्रक्रिया यानी पंचकर्मा के बाद से किया जाता है। तो आप अगर इसी तरीके से अपने आप से ही रसायन का सेवन करने लगेंगे तो वो आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं देगा। इसीलिए अगर आपको रसायन के लिए त्रिफला का सेवन करना है तो पहले आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें। वो आपकी बॉडी, आपके दोष के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो भी आपको पंचकर्मा देना है वो देंगे। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रसायन लेना है, किस तरीके से और कितने समय के लिए। अब डोज की बात करें तो जो चूर्ण है वो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। जो टैबलेट है वो 1-1 टैबलेट सुबह शाम या फिर डेली 1 टैबलेट भी लिया जा सकता है। जो त्रिफला का क्वाथ यानी काढ़ा है उसका भी सेवन किया जाता है। इसमें त्रिफला को पानी में डालकर बॉईल किया जाता है जब तक पानी आधा ना रह जाए। जो काढ़ा है वो अलग अलग परेशानियों के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कि उसे हम स्किन को वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को पिगमेंटेशन की समस्या है तो वो भी त्रिफला का जो काढ़ा है उसको ठंडा करके फेस वॉश के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को स्किन में खुजली होती है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, इस कंडीशन में भी वो त्रिफला का जो काढ़ा है उससे वॉश कर सकते हैं। आई वॉश के लिए भी त्रिफला का जो काढ़ा है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आई वॉश के लिए आप त्रिफला काढ़ा का इस्तेमाल किसी डॉक्टर की निगरानी में ही करें, अपने आप से ना करें। एक्चुअल में तो जो त्रिफला है उसके सेवन की बहुत सारी विधियां हैं और अगर सारी विधि में बताने लगी तो उसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको त्रिफला की सारी विधियों की जानकारी चाहिए और क्या मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाकर आपको उस बारे में बताऊं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।